हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 8 आनुवंशिकता के बारे में। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। देखिए ध्यान से, समझें इसको। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जो दो एकल जीव होते हैं वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं और जिसके कई कारण हैं। एक दूसरे से भिन्न होने के कई कारण हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जो दो जीव हैं, ठीक है, जो मेल और फीमेल हैं, जो दो एकल जीव हैं, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न रहते हैं और जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रश्न है कि जो शिशु है, जो नवजात है, उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। लिंग निर्धारण की जो बात है वो अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो कुछ जंतु ऐसे हैं जिनका लिंग निर्धारण जो है वो पर्यावरण पर निर्भर करता है, कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। इसलिए कुछ प्राणियों में, ठीक है, जैसे कि कुछ सरीसृप, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन पर निर्भर करता है, उसके गर्मी पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कुछ प्राणी, जैसे कि कुछ सरीसृप ऐसे हैं जिनमें लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करेगा? तो अंडे के उष्मायन पर निर्भर करेगा, अंडे के गर्मी पर निर्भर करेगा। अंडे को जो सेया जाता है, जो गर्म किया जाता है, उस पर डिपेंड करेगा लिंग का निर्धारण सरीसृप में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। इसलिए कुछ प्राणियों में, जैसे कि कुछ सरीसृप में, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे अर्थात युग्मक के उष्मायन, हीट, ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी कि मादा होगी। ठीक है, घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। घोंघे जैसे कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अपने लिंग को बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपने लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें जो लिंग निर्धारण है वो आनुवंशिक नहीं है। लेकिन मानव में जो लिंग निर्धारण है वह आनुवंशिक आधार पर होता है। मनुष्य में, मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। ठीक है, दूसरे शब्द में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही, जनक पेरेंट, जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की होगी। ठीक है, तो जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि संतति कैसी होगी, संतति लड़का होगा अथवा लड़की होगी। ठीक है, परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम यह मानते थे कि पेरेंट से, जनकों से एक जैसे जीन सेट संतान में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशागत कैसे हो सकता है?
अगर ऐसा होता तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? परंतु अभी तक यह मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। अगर यह सही है, यदि यह शाश्वत नियम है, तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? ठीक है, अब इसकी व्याख्या कैसी होगी? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव के सभी गुणसूत्र जो हैं वह पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, कॉपी होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़े। तो आप देख रहे हैं कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं। परंतु एक युग्म, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो 22 जोड़े हैं वे माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। परंतु एक युग्म ऐसा है, एक युग्म जो 23वां युग्म है, ये 23वां जो जोड़ा है, जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़ में नहीं होते। ठीक है, तो 23वां जोड़ा जो होता है, जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, यह सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होता है। कैसा होता है? स्त्री में गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म होता है। स्त्री में गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं, यक्ष। लेकिन पुरुष अर्थात नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है। पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का यक्ष होता है, जबकि दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 22 जोड़े जो हैं वह समान हैं माता और पिता में, लेकिन 23वां जोड़ा जो है वह डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, स्त्री में गुणसूत्र जो है पूर्ण युग्म होता है और दोनों यक्ष कहलाते हैं, यक्ष। लेकिन पुरुष में, नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का यक्ष होता है, जबकि दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहा जाता है। अतः स्त्रियों में यक्ष तथा पुरुषों में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो स्त्रियों में यक्ष और पुरुष में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक, क्या अब हम यक्ष और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? ठीक है, अब गुणसूत्र पता हो गया कि 23वां जो गुणसूत्र है वो असमान है, फीमेल में यक्ष है और मेल में यक्ष वाई है। यहाँ तक जानने के बाद अब प्रश्न है कि क्या अब हम यक्ष और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? चित्र 8.6 देखते हैं। देखिए ध्यान से, यह है आपका चित्र 8.6, जिसमें आप देख रहे हैं नर और मादा। नर में गुणसूत्र है यक्ष वाई, और मादा में है यक्ष।
नर में आप देख रहे हैं कि जो गुणसूत्र है जिसको हम 23वां XY है और मादा में है समान XX। ठीक है। युग्मक देखें, युग्मक नर में युग्मक दो तरह के बन रहे हैं। 50% जो युग्मक हैं X बन रहे हैं, अब 50% युग्मक Y बन रहा है। ठीक है, यह किस में हो रहा है? नर में। और मादा में एक ही तरह का युग्मक बन रहा है X। ठीक। अब यहाँ पर लिंग का निर्धारण जो है वह नर के गुणसूत्र के द्वारा होगा। नर का X और मादा का X मिलेगा तो XX होगा, नर का Y और मादा का X मिलेगा तो XY होगा। तो जब नर युग्मक का X मादा के युग्मक के X से मिलता है तो युग्मनज XX बनता है और वह संतति मादा होती है। जब नर का युग्मक Y और मादा का X मिलता है तो युग्मनज XY होता है और संतति नर होता है। ठीक है। तो इस तरह से मानव में लिंग निर्धारण होता है और नर और मादा बनने की संभावनाएं 50% होती है। देखिए ध्यान से, जैसा कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया है, सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता के X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो है वह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगर पिता ने X दिया है तो लड़की होगी, पिता ने Y दिया है तो लड़का होगा। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ वह लड़की, और जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशागत हुआ वह लड़का बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके लिंग निर्धारण के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है। आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा देख लेते हैं। पूरी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। जनन के समय जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। विभिन्नताओं होने से जीव के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं, एक ट्रेट के दो कापी होते हैं। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं और इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में, दो अभिलक्षण एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण का कारक भिन्न होता है। मानव में संतान का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाला गुणसूत्र X लड़की के लिए और Y लड़कों के लिए किस प्रकार के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अगले चैप्टर की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।